तो आप लोगों के लिए एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है हाउ टू राइट आंसर्स। टोटल 13 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आप जो देखते हैं वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। सबसे पहला टाइप और सबसे कॉमन टाइप है बच्चा पार्टी इसमें एमसीक्यू अगर है और वो 1 मार्क का पूछा गया है, जनरली इस तरह का पूछा जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में कोई और ऑप्शन लिख देते हैं ABCD, लेकिन अगर आपने उसके आगे की लाइन लिख दी है ना तो फिर एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहते हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी बच्चों का? आई होप सब बढ़िया। तो आप लोगों के लिए एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है हाउ टू राइट आंसर्स। आंसर्स कैसे लिखते हैं, इसका जवाब मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं। क्योंकि एग्जाम अभी थोड़ा सा है, यू हैव सम टाइम, तो आप इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू कर दें। बाकी हम लोग मिलने वाले आगे डिटेल में सारे पोर्शंस को कवर करने के लिए। ठीक है, देखते हैं चलिए हाउ टू राइट आंसर्स। तो आपके एग्जाम में 4 तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे किसी भी पैटर्न में। टोटल 13 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आप जो देखते हैं वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। सबसे पहला टाइप और सबसे कॉमन टाइप है बच्चा पार्टीज में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप देखते हैं, एमसीक्यूज का जवाब ये जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई वर्ड लिमिट इसकी नहीं होती है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें क्या होता है कि आपको एक बहुत ही सिंपल लाइन, एक सिंगल लाइन में जनरली जवाब दिया जाता आपसे एक्सपेक्टेड होता है। 1 नंबर का ही क्वेश्चन होता है ये भी। और तीसरा टाइप होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेसिकली 2 मार्क के क्वेश्चन ये होते हैं जिनका आपको 40 to 50 वर्ड्स में जवाब देना होता है। और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, और इनका ये 5 मार्क के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट होती है इनकी 120 to 150। बेसिकली ये चारों तरह के क्वेश्चन है। एक बारी बारी से देखते हैं इन चारों को आप कैसे जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू अगर है और वो 1 मार्क का पूछा गया है, जनरली इस तरह का पूछा जाता है। जैसे व्हाट डज द इमेजरी ऑफ वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड प्राइमरीली रिप्रेजेंट। आपको एक तरह से यह पूछा गया है कि इसका क्या मतलब है बेसिकली पोएम के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसको किसी भी तरीके से पूछा सकता है और आपको इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का हमेशा नंबर लिखिए। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका सेकंड पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट ये आपने लिखा। फिर उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है चारों में से उस ऑप्शन को लिखिए, और उसके आगे जो भी लिखा है ना ऑप्शन वो जरूर लिख दीजिएगा। खाली ऐसे लिख के मत छोड़ दीजिएगा ABC। कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में कोई और ऑप्शन लिख देते हैं ABCD, लेकिन अगर आपने उसके आगे की लाइन लिख दी है ना तो फिर एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहते हैं। राइट, तो आप जो भी ऑप्शन पिक करते हैं, जैसे यहां पर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड का मतलब होता है मोमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीसफुल रिफ्लेक्शन। बेसिकली सिग्निफाई करता है, ये इमेजरी यही दिखाती है, ये रिप्रेजेंट करती है। तो आपने वही पूरा एज इट इज लिख दिया यहां पर। रिमेंबर एमसीक्यूज के लिए यू डू नॉट रिक्वायर टू गिव एनी रीजंस। आप लोगों को कोई भी जस्टिफिकेशन या रीजन नहीं देना होता है एमसीक्यू के लिए। जो आंसर है सीधा उसको लिखिए एंड मूव अहेड, आगे बढ़िए। लिखने का तरीका जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये आपको सही मार्क्स, मतलब जहां पर मार्क्स कट सकते हैं वो मार्क्स कट करने में अवॉइड करेगा, बिल्कुल आपकी गलती बचा सकता है ये तरीका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। तो जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चा पार्टी आपका, ये भी एक बहुत ही शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं इनको बोल सकता हूं इन शॉर्ट। बेसिकली अब इनमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ ऐसा, लिस्ट एनी वन इमोशन दैट झटकला सा एक्सपीरियंसेस एज हर हेयर इज बीइंग कट। जब झटकला सा के बाल कट रहे थे तो कौन सा इमोशन वो एक्सपीरियंस करी थी। कोई भी एक इमोशन आपको मेंशन करना है। अब इसको आप 2 तरीके से दे सकते हैं इसका जवाब। पहला तरीका है कि आप ऐसे एक सिंगल वर्ड में एंगर या ह्यूमिलिएशन लिख दें, ठीक है। और दूसरा तरीका है ये वाला, झटकला सा एक्सपीरियंसेस एंगर एज हर हेयर इज बीइंग कट। तो अब दोनों में से अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? दोनों ही आंसर आपको, एंगर या ह्यूमिलिएशन, दोनों में वही आंसर दिया जा रहा है मेजर तो, लेकिन अप्रोप्रिएट तरीका है ये। इंग्लिश के एग्जाम में कोई भी आंसर आपको एक वर्ड में नहीं लिखना है। आपको हमेशा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस देखकर लिखना है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया ना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक सेंटेंस फ्रेम करना है आंसर का, और उसमें ही जवाब देना है। ठीक है, यहां पर भी आंसर गलत नहीं है। ये दिस इज द बेसिकली जो सेंस ऑफ द आंसर, ये आंसर का एसेंस यही, इसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स कटने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यहां पर डिपेंड करता है एग्जामिनर, हो सकता है आपको मार्क्स दे दे पूरे, हो सकता है काट दे आधा नंबर। तो क्यों मौका दें उसको, हम नहीं देंगे मौका बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बेसिकली जो कि आप लोगों को पूछे जाते हैं 2 मार्क के। ठीक है, ये जनरली कौन से क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 12
माफ करिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जाते हैं जिसमें 6 क्वेश्चन आपको आते हैं, उनमें से 5 आपको आंसर देने होते हैं, राइट। तो वो वाले क्वेश्चन जो हैं जो कि 2 मार्क का पूछाता है, इनकी वर्ड लिमिट होती है 240 to 50 वर्ड्स। इनको कैसे जवाब देना है? अगेन एक बेसिक रूल ऑफ थंब दिमाग में जो आप लोगों को रखना है वो क्या, कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देंगे विद सिंगल वर्ड, आपको हमेशा सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है आंसर को। जैसे यहां पूछा गया है, बाय द वे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, टू विच कंट्री डिड साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, आप सीधा सीधा बांग्लादेश लिख सकते हो यहां पर। ऐसे ही व्हाई डिड दे कम टू इंडिया, बिकॉज देयर लैंड्स या देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड, ये भी सिंपल सिंपल छोटा सा आंसर बन सकता है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? आप लिखोगे साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग टू बांग्लादेश, और डिटेल देनी है दे सकते हो, साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, ऐसे लिख दो। उसके बाद दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे कम टू इंडिया, दे एंड अदर रॉक पिकर्स मूव टू इंडिया या माइग्रेटेड टू इंडिया, ये या केम टू इंडिया बिकॉज दे आर इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के लिए, बेसिकली अपना गुजारा करने के लिए वो यहां पर आए थे, किसी लाइवलीहुड की तलाश में, यानी कि कुछ खाना कमाना, कुछ पैसे कमा पाए, ऐसा तरीका यहां पर ढूंढने के लिए आए थे बेसिकली। क्यों? क्योंकि उनके फील्ड डिस्ट्रॉय हो गए थे, बिल्कुल, बिकॉज देयर फील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ऐसा बोल दो आंसर। ठीक है, तो आपने 40 to 50 वर्ड्स में मैक्सिमम आंसर को रैप अप करना है। कोशिश करिएगा टू द पॉइंट रहने की। पूरे इंग्लिश के एग्जाम में आपको एक अप्रोच दिमाग में रखनी है, वो क्या, कि यू हैव टू कट टू द चेस राइट अवे, सीधा काम की बात करिए, कभी भी आपको इधर उधर की बात करनी ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है इसमें, आप लोगों को क्या, इसमें जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंगली आंसर डेवलप कर लीजिए। जो भी मेन पॉइंट है उसका दिमाग में रखते हुए आंसर में जो क्वेश्चन यूज किया गया है, जो सेंटेंस यूज किया गया है, उसी को यूज करते हुए आंसर करिए। जैसे यहां बताया ना अभी, अब इसका परफेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए, साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, ये पहले पार्ट का जवाब हो गया। उसके बाद देखो, व्हाई डिड दे कम टू इंडिया, दे एंड अदर रैग पिकर्स माइग्रेटेड टू इंडिया इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड की तलाश में। क्यों? बिकॉज देयर होम्स एंड फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड इन स्टॉर्म्स, क्योंकि उनके होम और फील्ड जो थे, खेत जो थे, वो स्टॉर्म में डिस्ट्रॉय हो गए थे, बिल्कुल। अब ये आपका आंसर कंप्लीट आंसर है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है मार्क्स कटने की। अब एक चीज और, ऐसे क्वेश्चन में जो 2 मार्कर हो या 5 मार्कर हो, उनमें एक छोटा सा स्टेप आप और ले सकते हैं। क्या? आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। कीवर्ड्स मतलब क्या, एग्जामिनर कुछ वर्ड्स को देख के ना तुरंत मार्क्स दे देता है आपके, बेसिकली जो क्वेश्चन का मेन पार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर का मेन पार्ट होते हैं, एसेंस होते हैं, उनको बेसिकली, जैसे यहां पर क्या एसेंस है, कहां से बिलोंग करते थे, तो ढाका इन बांग्लादेश, ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर दिया। क्यों मूव किया उन्होंने, क्योंकि एक तो ये लिख दो, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर दिया, बिकॉज देयर होम्स एंड फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड इन स्टॉर्म्स, लिए ये वाला पार्ट, बस दैट्स इट। अगर आप इतना पार्ट, ये तीनों चीजें अंडरलाइन कर देते हो ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन देखेगा, ढाका इन बांग्लादेश, लाइवलीहुड, डिस्ट्रॉयड इन स्टॉर्म्स, फुल मार्क्स, टप, तीनों को देख के मार्क्स पूरे, आपके यहां पर 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन का एसेंस है ना, वो सारा आपने अंडरलाइन कर दिया। इससे आप क्या करते हो, आप एग्जामिनर की हेल्प करते हो आंसर को चेक कराने में, एक तरह से, है ना, क्योंकि वो यही पोर्शंस को ढूंढेगा आपके आंसर्स में जो आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, उनको आप सीधा ही अंडरलाइन कर दोगे, तो दैट्स इट, उसको पूरा आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। अगर आप एग्जामिनर की हेल्प करते हैं आंसर चेक कराने में अपना, तो यार इन अ वे हेल्प गिविंग अ लॉट ऑफ रिलीफ टू द एग्जामिनर, वो आपको अल्टीमेटली पे बैक करेगा उसका ना, आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी, बेटर मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और बेटर मार्क्स स्कोर ना भी करे तो आपके मार्क्स जहां कट रहे होंगे ना, वहां कम से कम बच सकते हैं। बताऊं कैसे? सपोज करो इस बाकी आंसर में कहीं आपने कोई स्पेलिंग एरर किया हुआ है, ये अंडरलाइन पार्ट को छोड़ दो, अगर आपने बाकी कहीं आपने स्पेलिंग एरर किया हुआ है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, उस स्पेलिंग एरर को इग्नोर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेन पोर्शन ऑलरेडी उसको दिखा दिया, इनको देख के वो आगे बढ़ जाएगा, है ना, तो वो स्पेलिंग एरर हो सकता है इग्नोर कर जाए एग्जामिनर इन अ वे, राइट। तो एक छोटा सा कैच है, बड़ा यूजफुल है। आगे चलते हैं, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, हमारे लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें बाय द वे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल सेशंस में अपने जो आने वाले हैं, अभी आगे चिंता ना करिएगा। बट इतना समझ लीजिए, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जा रहा है, 5 मार्कर क्वेश्चन ये है बेसिकली, क्या वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट है इसकी 120 to 150 वर्ड्स, इतने बेसिकली लंबा फॉर्मेट है ये आंसर का। इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं आप, फंसते हैं ना, मुझे पता है इस बात का। क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में इस बार एक क्वेश्चन दिया गया, वही ले लेते हैं, चलिए।
Analyze the poems A Roadside Stand and Aunt Jennifer's Tigers for the theme of inequality and its impact on bearers. आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि A Roadside Stand और Aunt Jennifer Tigers, इन दोनों पोएम को एक बार एनालाइज करिए, इनकी एनालिसिस प्रेजेंट करिए और किस बात पे फोकस रखिए कि क्या दोनों का थीम जो है वो इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी का क्या इंपैक्ट होता है उसके बेरर्स पे, जिसके ऊपर जिसको इनइक्वालिटी बर्दाश्त करनी पड़े उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द आंसर बी, आंसर जो भी हो, लेकिन एक सिंपल फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा आप। क्या आपको हमेशा इन क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनका आंसर इस फॉर्मेट पे देना है। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिएगा जरूर आंसर लिखते हुए, उसके बाद जो आपका मेन मीट है, जो मेन आंसर है आपका, वो कंटेंट ऐड कर दो, और तीसरा एंड में कंक्लूजन जरूर दो। एक कंक्लूजन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ समरी, एक छोटी सी समरी की फॉर्म में हो सकती है, कंक्लूजन हो सकती है, जो भी बेसिकली आपको एंड में कंक्लूडिंग पॉइंट्स देने हैं वो आप अलग दीजिए। ये 3 पैराग्राफ हो सकते हैं या ये 2 पैराग्राफ हो सकते हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन कंटेंट दें एक साथ और एंड में कंक्लूजन दे दें। अभी बताऊंगा कैसे। सपोज करो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है मुझे, मान लीजिए अब, तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले अ रोड साइड स्टैंड से। इस वाली पोम से शुरू करते हैं, चलिए, क्योंकि इसी के बारे में बोला गया है पहले। तो आप बोलेंगे द पोम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आप लोगों ने पूछा है कई बार मुझसे कि पोम का पोएट और ऑथर वगैरह जो होते हैं, ये नाम याद रखने जरूरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है। बट अगर आपने आंसर्स में इनका नाम लिखते हो तो इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की गुंजाइश आप रख देते हो अगर आपने इनका आंसर में अपना नाम लिख दिया है। तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है आपको? आप बोलेंगे द पोएम रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द ऑर्डियल्स ऑफ रूरल पीपल। ऑर्डियल मतलब क्या होता है? दुर्दशा। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है रोड साइड स्टैंड, वो गरीब लोगों की, जो रूरल मतलब गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी दुर्दशा को, उनकी जो डिफिकल्ट सिचुएशंस उनकी लाइफ में, उसको प्रेजेंट करती है। कैसे? आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप बताओ कि कैसे वो इनइक्वालिटी और इंपैक्ट ऑन बियरर्स इस थीम के ऊपर बेस्ड है। तो आप बता दो कि भाई जो गांव के लोग हैं वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू सिटी फोक्स। ये आपका मेन आंसर है बाय द वे। तो आपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद फिर आप लिख दोगे कि जो रूरल पीपल है आर वेरी वीक इकोनॉमिकली, या देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल। ठीक है, एंड सिंस रूरल पीपल bear the brunt of it, therefore we can say that this poem rightly presents economic disparity या economic inequality between city folks and rural folks. That's it. आपने रोड साइड स्टैंड वाला पोर्शन बता दिया। अब उसके बाद देखो आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में कैसे बताओगे? सिमिलर बिल्कुल तरीके से आप बताओगे अगले पैराग्राफ में, द पोएम रोड साइड स्टैंड, सॉरी, द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स बाय एड्रियन रिच। The poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich किस बारे में बात करती है? ये presents the ordeals of a married woman in a marriage where she is suppressed, या in a patriarchal suppressed society, ऐसा बोल दोगे बेसिकली। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आप और सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, अप टू यू। आप और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन इंट्रोडक्शन ऐसे 2 जरूर। और अब मेन मीट के बारे में बात करो, कैसे वो इनइक्वालिटी और इंपैक्ट ऑन बियरर्स के बारे में बात करता है। तो इनइक्वालिटी के बारे में कैसे बात करती है? इनइक्वालिटी दिखाती है ना एंट जेनिफर, जो पोएट का यहां पर माउथ पीस है बेसिकली, पोएट ने जिनके थ्रू आपको दिखाई है इनइक्वालिटी, वो कौन है इस पोएम में? एंट जेनिफर, जो कि ऐसा लगता है कि अपनी मैरिटल बॉन्ड जो है उसमें शी सप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड उनके ऊपर काफी उनको ऑप्रेस करते हैं इन अ वे, वो बहुत डरी हुई होती हैं कि सच दैट कि वो नीडल को भी होल्ड नहीं कर पाती हैं। ऐसे आपका जो भी आंसर है वैलिड उसमें लिखो टू प्रेजेंट कि यहां पर जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो दिखाई गई है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। और फिर एंड में कंक्लूजन दे दो कि दोनों पोएम्स में इनइक्वालिटी दिखाई गई है। पहली वाली पोएम में रोड साइड स्टैंड में इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक, वेयरएज दूसरी वाली पोएम में इनइक्वालिटी है जेंडर बेस्ड। दोनों के अंदर ही इनइक्वालिटी दिखाई गई, और इसका क्या इंपैक्ट होता है उन लोगों के ऊपर जिनको ये फेस करनी पड़ी इनइक्वालिटी, वो भी आप लोग बता चुके हैं ऊपर। इट हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द पीपल हु बियर इट, इट हैज द ग्रेट इंपैक्ट ऑन पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, ये बता दो। दैट्स इट। ये आपका कंक्लूजन हो गया।
है ना। अब आपको लगा यार सिर्फ पूरा आंसर ओरली बताया, तो लो लिखा भी हुआ है यहां पर आप लोगों के रेफरेंस के लिए। सबसे पहले बताया द पोएम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द ऑर्डील ऑफ रूरल पीपल हु रिमेन नेग्लेक्टेड बाय अर्बन सोसाइटी। ये इंट्रोडक्शन हो गया। इससे छोटा भी रखना चाहते हो तो इतना लिख लो, इतना जरूर रखना, इतना ये वाला। द पोएम रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द ऑर्डील ऑफ रूरल पीपल हु आर नेग्लेक्टेड या हु आर इग्नोर्ड बाय रूरल अर्बन पीपल। इतना लिख दिया आपने, ठीक है। दे होप फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट बट आर चीटेड बाय फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ प्रोग्रेस। वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की होप करते हैं लेकिन वो फॉल्स प्रोमिसेस से चीट किए जाते हैं। देयर हेल्पलेसनेस हाइलाइट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उनका जो ये प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, वो हाईलाइट करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है वो, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ओके। सिमिलरली अब आपने ये वाला रोड साइड स्टैंड वाला बता दिया, अब आप बताओ एंड जेनिफर टाइगर्स वाला। तो आपने सिमिलरली एंड जेनिफर टाइगर में एड्रियन रिच इलस्ट्रेट क्या करती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी को इलस्ट्रेट करती हैं, ठीक है। ये वाली बात मैंने अंडरलाइन कर दी। थ्रू एंड जेनिफर हु सफर्स अंडर पेट्रियार्कल ऑपरेशन, जो कि किस लिए सफर करती हैं, पेट्रियार्कल ऑपरेशन। पेट्रियार्कल क्या होता है, बेसिकली पुरुष प्रधान समाज जो है ना, उसको पेट्रियार्की बोला जाता है। तो पेट्रियार्कल ऑपरेशन उनके ऊपर होता है, अत्याचार होता है बेसिकली, ठीक है। अब देखो तीसरे पैराग्राफ में हमने तीनों को कंक्लूड कर दिया, दोनों बातों को। क्या, बोथ पोएम्स एम्फसाइज इनइक्वालिटी, दोनों पोएम्स इनइक्वालिटी दिखाती हैं। इकोनॉमिक इन फ्रॉस्ट की पोएम में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जबकि जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है रिच की पोएम में। ये बात आपने अंडरलाइन कर दिया। और शोइंग इट्स लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द ऑप्रेस्ड, और इसका ऑप्रेस्ड जो लोग हैं, जो बियर करते हैं इस इनइक्वालिटी को, उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, लास्टिंग इंपैक्ट होता है, यानी कि आखिर तक इंपैक्ट रहता है। व्हाइल द पुअर रिमेन वॉइसलेस एंड जेनिफर फाइंड सोलेस इन हर आर्ट दो शी नेवर एस्केप्स हर रियलिटी। एक आखिरी टच दे दिया है बस कि जो गरीब लोग हैं वो तो ऑप्रेस्ड ही रहते हैं, वो तो वॉइसलेस ही रहते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती। लेकिन एंड जेनिफर जो है अपना माउथ पीस बनाती हैं अपने टाइगर्स को, बेसिकली टाइगर के थ्रू वो अपनी आजादी, अपनी शांति पाती हैं। हालांकि दोनों ही फंसे रहते हैं इस रियलिटी में। ये आंसर हो गया आपका। तो आप आंसर चाहो तो थोड़ा वर्ड्स और बढ़ाना चाहो बढ़ा दो, लेकिन रिमेंबर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी मैटर्स। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप बहुत सारे वर्ड्स लिख रहे हो लेकिन उसमें काम की बात नहीं लिख रहे, डज नॉट मैटर। आप कम वर्ड्स में रैप अप कर रहे हो अपना आंसर विद द सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो भी आंसर बनता है क्वेश्चन का वो आप लिख रहे हो उसके अंदर, वो आपको पूरे मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। रिमेंबर टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो अंडरलाइन करना। तो इन शॉर्ट ओवरऑल अगर हमें कंक्लूड करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है हम लोगों को। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप लोग। कभी भी आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर सही लिख पाएंगे। और स्पेशली अब जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ गया है तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये समझे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नंबर 2, रिमेंबर द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट दिमाग में रखें कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है, 2 मार्क का है, ये 5 मार्क का है, इसका 100 to 120 वर्ड्स में, 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। ये दिमाग में रखें। तीसरा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पहले दिमाग में उसका आंसर सोच लें। और अगर आप चाहो आप ऐसा कर सकते हो, अगर स्ट्रैटेजी आपकी रही है पास में, तो आप क्या करो, आप ये करो कि आप लास्ट में जो रफ पेज है ना उस पर लिख लो एक बारी शॉर्ट पॉइंट्स में आंसर, और उसको फिर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके आंसर लिख दो। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो ऐसे एक इंट्रोडक्शन, बेसिकली फिर उसके बाद कंटेंट, फिर कंक्लूजन, ये वाला पैटर्न बना लो। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क का तो उसमें सीधा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटेंस उसके थ्रू आंसर दे दो। कट राइट टू द चेस, डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स। अगर आप इतना सिर्फ कर लेंगे मैं श्योर करता हूं कि आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो मैं आप लोगों को अभी भेज रहा हूं ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। बाकी पोर्शन हम मिलते हैं एग्जाम में, अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप लोगों का एग्जाम मक्खन बिल्कुल जाने वाला है, ये मैं आपको श्योर करता हूं, ठीक है। चलिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।